हेलो स्टूडेंट, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इस 5th लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, मतलब जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको स्टार्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले हम लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिवीजन लेंगे जैसा कि हम पहले क्लासेस में कर रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, मान लीजिए आपका लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने जीन, डीएनए, क्रोमेटिन क्या सीखा था? कंसेप्ट सीखा था किसका? जीन का, डीएनए का, क्रोमेटिन का एंड क्रोमोसोम्स जोम्स। ठीक, हमने क्या सीखा था? जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या सीखा था कि आपका ये हो गया क्या? ये हो गया आपका डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका क्रोमेटिन, ठीक, कंडेंस स्ट्रक्चर, और इसी के नीचे आपका आ गया क्रोमोसोम। ठीक, बात आई जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए क्या है? जीन। पार्ट ऑफ डीएनए क्या है? जीन। जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन या फिर कहें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन हो। हमको क्रोमोसोम बनाने की क्यों जरूरत है? उससे सेल को डिवाइड करने में आसानी मिलती है। क्रोमेटिन क्या है? चूंकि हमारा जो डीएनए होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है, जबकि हमारा जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो साइज में छोटा होता है। इसलिए हम अपने डीएनए को कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाते हैं और इसी फॉर्म में हम अपने सेल के अंदर रखते हैं। ठीक, ये हमने सीखा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस में क्या पढ़ा था? जैसे हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है? ब्रेन होता है। वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, काम को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अच्छा, इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था? रुकिए, न्यूक्लियस के अंदर हमने अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक स्ट्रक्चर जो क्या था? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमने बोला था कि हम इसके साथ नहीं पढ़ते हैं। किसके साथ नहीं पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के साथ नहीं पढ़ते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ते हैं। तो हमने क्या जाना था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर क्या? सेल वॉल। इसको हमने नहीं पढ़ा है। और न्यूक्लियस के साथ में एक स्ट्रक्चर क्या है? ईआर, इसको नहीं पढ़ा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम कहाँ पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे। ये सेल ऑर्गेनल्स के लास्ट में है, जबकि ये सेल ऑर्गेनल्स के स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम बिठाने के लिए न्यूक्लियस होता है। हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? आप कोई लेटर भेजते हो तो उसका ऊपर क्या होता है? इन्वेलप होता है, जिसके अंदर आप लेटर को पैक करते हो, जिसके अंदर क्या होता है? लेटर रहता है। तो जो पैकिंग होता है या फिर जो सेपरेशन का काम होता है वो कौन देखता है? न्यूक्लियर इन्वेलप देखता है। दूसरा क्या था? दूसरा था न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आपके सेल के, मैंने बताया होगा, ये हमारा सेल है। इस सेल के इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बाउंड्री को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि इसके अंदर जो वैकेंट स्पेस है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? मैट्रिक्स या कहें लिक्विड होता है जो सेल के वैकेंट स्पेस को फिल करता है। इसी तरह न्यूक्लियस के वैकेंट स्पेस को कौन फिल करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म फिल करता है। ठीक, इसी के साथ में आपने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियर पोर होता है। ये हमने स्ट्रक्चर में बताया था, ऐसे डिफाइन करके नहीं बताया था। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? ऐसा ट्यूब जैसा जब स्ट्रक्चर रहता है आपके न्यूक्लियस का, ऐसा ट्यूब जैसा, तो इनके बीच में ये गैप होते हैं।
ये क्या होते हैं, गैप होते हैं। क्या होते हैं, गैप। और ये गैप किस काम आते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूक्लियस के साइड्स पे जो लगे होते हैं वो न्यूक्लियर पोर होते हैं, वो हेल्प करते हैं। ठीक, और क्या बचा है, और क्या बचा है, और एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो स्ट्रक्चर ऐसे था, न्यू था जो स्ट्रक्चर, ठीक। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस की जो पहले हम नंबर की बात करें, इसके हम नंबर की बात करें तो नंबर एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी इनका नंबर हो सकता है। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इसमें हेल्प करते हैं। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करते हैं, ये न्यूक्लियोलस। ठीक, इसके साथ में हमने क्या एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, डीएनए का कंडेंस फॉर्म जो न्यूक्लियोलस के अराउंड लगा रहता है, किस लिए, इंफॉर्मेशन पैक्ड होती है जो सेल के अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करता है। ठीक, अब लगभग हमारी न्यूक्लियस की सारे रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि ये रिवीजन था ना कि रेगुलर क्लास, तो हमने इसको शॉर्ट में रखा है। ठीक है, अब हम किसकी तरफ चलते हैं, अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो क्या था, साइटोप्लाज्म। क्या था, साइटोप्लाज्म। हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा क्या था, न्यूक्लियस, और तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म है तीसरा हमारा कंपोनेंट जो हमको पढ़ना है। ठीक, अच्छा, इन सब में जो हमने पढ़ाई किया है, इन सब में क्या हमने सीखा है कि आखिर सेल होता क्या है, हमने ये सीखा कि सेल कुछ और नहीं होता, सिर्फ एक कंपार्टमेंट होता है। क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, जहां पे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो आपको जब अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस को करना होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप सेपरेट करते हैं एनवायरनमेंट को। किसको सेपरेट करते हैं, एनवायरनमेंट को। ठीक, तो हमने अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहला सेपरेशन किया था, क्या बना के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के। क्योंकि सबसे पहला सेपरेशन तो इसी ने किया, पहले केमिकल रिएक्शन इसी के अंदर हुआ, इसके बाद में किसके अंदर हुआ, इसके बाद में इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स आए। ठीक, अच्छा, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, ये बताने का उद्देश्य क्या है मैं बताता हूँ। हमने आपको 2 डिफरेंशिएशन बताए थे, एक बताया था प्रोकैरियोटिक, और एक बताया था यूकैरियोटिक। अब हम इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ से जोड़ते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक 2 हमने डेफिनेशन बताए थे। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके अंदर हमने क्या बताया, हमने बताया कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कुछ भी हो, अगर वो सेल है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे।
और इन केमिकल रिएक्शंस को देखिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, वहां पे या तो ए बी में बदल रहा है, बी सी में बदल रहा है, पी क्यू में बदल रहा है। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ये अगर हमारे सेल है तो ये रिएक्शन है। अच्छा, यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक में क्या होगा? इसमें भी ए बी में बदलेगा, बी सी में बदलेगा, पी क्यू में बदलेगा। इसमें भी अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था? इनके अंदर फर्क था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, या फिर कहे मेम्ब्रेन का। मतलब देखिए, हमारे सेल के पास ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या करने के लिए? केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम देने के लिए, या फिर साइट होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक इसी तरीके से जब आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखते हो तो मेम्ब्रेन बनाए गए हैं केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ओपनली होते हैं क्या? ऑर्गेनल्स। उनके पास क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में लगभग हर एक काम करने के लिए जितने भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, सारे ऑर्गेनल के पास लगभग सारे ऑर्गेनल्स के पास उनका खुद का मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। अब मैंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि हमने मेम्ब्रेन की बात तो पहले कर ही ली है, तो इसको फिर बोलने का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन का मैं यहाँ सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा था। क्या सिग्निफिकेंस? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन बनाने का पर्पज केमिकल रिएक्शन। तो इस मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस होता है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या नाम है? वायरस। क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। इसको ना ही आप डेड कंसीडर करते हो और ना ही अलाइव, या फिर कहें लिविंग। ना ही आप इसको डेड कंसीडर करते हो, ना ही इसको अलाइव कंसीडर करते हो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मेम्ब्रेन्स एब्सेंस। मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वायरस में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ना ही डेड कहते हैं ना ही अलाइव कहते हैं। ऐसा क्यों? होता क्या है? जब वायरस के सेल किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अलाइव हो जाते हैं। वायरस के सेल जब किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अलाइव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लिविंग सेल के कांटेक्ट से दूर जाते हैं तो वो फिर डेड हो जाते हैं। आखिर वो करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि जो लिविंग सेल है उनके मशीनरी को यूज करते हैं, यानी ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ऑर्गेनल से, उनका यूज करके अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट कराते हैं। क्या करते हैं ये? दे यूज मशीनरी ऑफ living organism to perform all their basic functions। ठीक, ये हो गया किसके बारे में? मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस या फिर कई इंपॉर्टेंस के बारे में। क्या ये जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। क्योंकि आप जब तक मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी नहीं जानोगे, मेम्ब्रेन एनवायरनमेंट बदलता है,
बदलता है, केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्पफुल होता है, केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक, अब वायरस क्या है, वायरस के पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको हम डेड भी कंसीडर करते हैं, ना ही डेड कंसीडर करते हैं ना ही जिंदा। तो ये करते क्या है, जब ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, दे यूज मशीनरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑल दियर बेसिक फंक्शंस। अपने सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मशीनरी को यूज करते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट यानी साइटोप्लाज्म की, जहां की बात रुक गई थी। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म 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 क्या है, मैट्रिक्स है, लिक्विड है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं मैट्रिक्स वेयर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट, जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये हो गया किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। कितने आपके ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ना है, तो हम कुछ बेसिक ऑर्गेनल्स लिख देते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल पढ़ना है आपको। तीसरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। इसके बाद में क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। फिर क्या है, चौथा क्या है क्या, सॉरी ये देखिए वैक्यूल नहीं है, लिखिए यहाँ आप लिखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक, लाइसोसोम। फिर क्या है, फिर है वैक्यूल, वैक्यूल। फिर क्या है, हम राइबोसोम्स भी पढ़ लेते हैं, हाँ डाल ही लेते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स है ना, ये आप इन्हीं के साथ पढ़ लोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक, 5 और 6वां क्या हो गया, दो इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो गया, प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक, इतने लगभग 7 ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। मैं एक हल्का सा व्यू दे देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। क्या हाउस, पावर हाउस, जहाँ से क्या जनरेट होता है, जहाँ से क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है। प्लास्टिड क्या है, किचन, जहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो एक टाइप का नेटवर्क है जो सेल के अलग अलग पार्ट को आपस में जोड़ के रखता है। गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ईआर के द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स का या फिर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनका पैकेजिंग, स्टोरिंग और डिस्पैचिंग का काम कौन देखता है, गोल्जी बॉडी। जबकि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम में बहुत हाईली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कहें, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनल्स या फिर ब्रस्ट होने पे, कोई मेलफंक्शन होने पे, जब आपका सेल मेलफंक्शन करने लगता है तो वो क्या करते हैं, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं और उसके अंदर से हाईली डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम निकलता है, जो पूरे के पूरे सेल को क्या करता है, इंगल्फ करता है या फिर कहीं खा लेता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, ये भी जान लीजिए, वैक्यूल भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के बिना आप सेल का एग्जिस्टेंस आप मान नहीं सकते। क्यों,
क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स के बिना केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया ओवरव्यू। हम शुरू कहाँ से करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पढ़ना शुरू करेंगे। इतनी चीजें आप लिख लें। चलिए, तो हम अपने पहले सेल ऑर्गेनल को शुरू करते हैं। क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पहले आपको क्या बताया, हमने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ नहीं होता है, ये होता है नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क। अच्छा, आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, तो स्मार्टफोन के अंदर नेटवर्क जो होता है उसका क्या काम होता है, नेटवर्क हम बोलते हैं, नेटवर्क का काम क्या होता है। नेटवर्क का काम होता है कि अगर ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ठीक, ये प्लेस ए है, प्लेस बी है, और ये दोनों वर्ल्ड में चाहे जहां एग्जिस्ट करते हो, इन दोनों के बीच में नेटवर्क स्थापित करना, मतलब कनेक्शन, कनेक्शन स्थापित करना, यही नेटवर्क का काम होता है। ठीक, दो पॉइंट के बीच में कनेक्शन स्थापित करना क्या होता है, नेटवर्क का काम होता है। यही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। ये सेल के दो पार्ट को कनेक्ट करता है। आप ऐसे लिख लें कि इट कनेक्ट्स the two regions of the cell। सेल के दो रीजन को कौन कनेक्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट करता है। अच्छा, हमने बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा, उसके ऊपर यूं ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये क्या था, ये था ईआर ना भाई, ये ईआर ही था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने स्ट्रक्चर के टाइम बताया था। तो ये किस चीज में और हेल्प कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक, इसको भी लिख देते हैं क्या, कि इट also helps in transportation between, किनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इट आल्सो helps in transportation between nucleus and cytoplasm। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें भी ये हेल्प करता है। अच्छा, अब हम इतनी चीजें जानने के बाद में सीधे क्या जानते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, आपका जो ईआर है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आर ईआर, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर लिख देते हैं, रफ ईआर। ठीक, ये ईआर। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है एस ई आर, यानी कि स्मूथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अच्छा, इनको हम स्मूथ ईआर या फिर रफ ईआर कह क्यों रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर की वजह से। ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक, ये होता है स्ट्रक्चर। जो आर ई आर होता है, इसके ऊपर ऐसे डॉट होता है। क्या होता है, डॉट। भाई ये डॉट है क्या, ये डॉट क्या है, राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स है, ये प्लेन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम राइबोसोम्स प्रेजेंट। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आर ई आर।
जबकि SCR में राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स एब्सेंट। देखिए, हमने दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन बता दिया कि ये दो रीजन ऑफ सेल के दो रीजन को क्या करता है, जोड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन, और क्या लिखा है, किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करके, अब हम इनको आगे क्या करते हैं, अब हम इनको डिवाइड करके इनके अलग जो टाइप्स हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे जानते हैं कि क्या काम होता है। देखिए, RER जो होता है, RER जो होता है, ये करता है सिंथेसिस किसका, किसका, लिपिड का, किसका, लिपिड का, फैट मॉलिक्यूल्स, और किसका, कोलेस्ट्रॉल का, किसका, कोलेस्ट्रॉल का, और क्या हो सकता है, स्टेरॉइड्स, इनका भी सिंथेसिस जो होता है वो कौन करता है, RER करता है। जबकि SCR का क्या काम होता है, SCR का क्या काम होता है, ये आपके लिवर सेल में जो पॉइजन्स होते हैं, क्या होते हैं, आपके लिवर सेल में जो पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन उठाता है, हमारा SCR उठाता है। कौन उठाता है, SCR उठाता है। चलिए इसको लिख देते हैं, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स, पॉइजन्स और ड्रग्स, इनके डिटॉक्सिफाइंग में कौन हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल, दो काम हो गए किसके, RER के और SCR के, किसके, RER के और SCR के। ठीक, इतने हो गए। अच्छा, अब एक चीज और जानिए कि हमने क्या बोला कि जो RER होता है ये क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो लिपिड का नाम लेने पे आपको याद आना चाहिए कि हमारे सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जो लिपिड का बनता है, वो क्या है, वो मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं कि ER also helps cell in formation of membranes। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कुछ बेसिक फंक्शंस। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और तो कुछ इसमें बच नहीं रहा है, कुछ और तो बच नहीं रहा। हाँ, कुछ और ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को का प्रोडक्शन भी करते हैं जो सेल के अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग उसमें हेल्प करता है। चलिए उसको भी लिख देते हैं, नोट बना के लिखते हैं कि ER also produces many enzymes ER also produces many enzymes and hormones which helps cell, जो क्या करता है, सेल को हेल्प करता है to perform other different type of processes। ठीक,
कुछ और भी एंजाइम्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है जो सेल के अलग अलग टाइप या फिर अलग और फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद में हम क्या समझेंगे, राइबोसोम समझ लेते हैं, छोटा सा है, ठीक, इसको आप लिख लो। चलिए अब हम अगले स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, अगला स्ट्रक्चर है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये क्या होते हैं, इनके हम प्रेजेंस एंड एब्सेंस को जान लेते हैं। कि देखिए, या तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, या फिर कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के साथ भी ये पाए जाते हैं। मीन्स दे either present with किसके साथ, या तो ये किसके साथ प्रेजेंट होते हैं, दे इधर प्रेजेंट विथ ER और विद अदर ऑर्गेनेल्स एंड sometimes they are freely available in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर कभी कभी ये फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं, ठीक। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप, एक हो गया 70S, एक हो गया 80S। आप ये S ऐसे लिख लो, S में सब यूनिट, 70S 80S। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका काम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक। फंक्शन की बात करें, दे या फिर लिखें their main function is to perform synthesis of protein। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यही इनका मेन काम होता है, ठीक है, ठीक। इतनी चीजें आपको जाननी है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक 70S एक 80S, और इनका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना काम है, ठीक है, राइबोसोम्स। अब अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी। क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी देखिए, इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें। अच्छा, ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे सब यूनिट टाइप में, दो यूनिट मिलके राइबोसोम बनाते हैं, ठीक। गोल्गी बॉडी के बारे में बात करें तो यूं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में पैरेलली जुड़ा होता है। ऊपर की तरफ कुछ ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम वेसिकल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्ने, ठीक। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी का होता है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग। फाउंड की बात करें, दे जनरली फाउंड, ये कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर क्या कह सकते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके आसपास ये पाए जाते हैं, ठीक। अगला जानिए, इनका मेन काम क्या है, देयर मेन फंक्शन इज, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, कि जो भी मटेरियल, जो भी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स, जो भी चीजें किनके द्वारा दी गई हैं,
न्यूक्लियस के द्वारा या फिर ईआर के द्वारा पास ऑन की गई हैं उनको पैकेज करें, स्टोर करें और डिस्पैच करें। दियर मेन फंक्शन इज टू पैकेज, स्टोर, डिस्पैच। ये हम तीन टर्म एक साथ लिख रहे हैं, याद रखिएगा। पैकेज, स्टोर एंड डिस्पैच क्या? द materials produced by nucleus ठीक। जो भी न्यूक्लियस के द्वारा मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है उनको पैकेजिंग, स्टोरिंग और डिस्पैच का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। ठीक। एट डिफरेंट साइट ऑफ सेल, मतलब जो गोल्गी बॉडी है इनको आप क्या मान सकते हैं? डिलीवरी मैन। डोर टू डोर जो डिलीवरी होता है वो काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी का होता है। ये ज्यादातर न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग। किसका? मटेरियल्स का। किस टाइप के मटेरियल्स का? उस टाइप के मटेरियल का जो न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। उस तरह के मटेरियल को ये क्या करते हैं? उस तरह के मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक। और कुछ इसमें है ऐसा? और कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए आपका एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम। इनके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। देखिए लिख देते हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज के फॉर्मेशन में? लाइसोसोम के फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। लाइसोसोम क्या होता है? बड़ा तगड़ा स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। बड़ा तगड़ा स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, चूंकि गोल्गी बॉडी भी लिपिड से ही बना है, लिपिड से बना है कुछ हद तक। चूंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो प्रोटीन्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। इसलिए इसको भी हेल्पफुल माना जाता है। किस चीज में? मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में। क्या कह सकते हैं? दे ऑल्सो helpful in formation of membranes। किसमें? मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में ये भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक। तो गोल्गी बॉडी में इतनी चीजें रहने दें, कुछ चीजें और बढ़ा दें। आई थिंक सो इतनी चीजें आपका मोर देन सफिशिएंट है। बट एक चीज और आप अगर लिख लें जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो शायद हेल्पफुल होगा। क्या? कि जो गोल्गी बॉडी होता है ना, ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। क्यों बनाता है? ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे। आप इतनी चीजें लिख लो क्या? कि गोल्गी बॉडी मेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। कहाँ से? सिंपल शुगर से। कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर का हेल्प लेके ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं। कौन? गोल्गी बॉडी। अब हम अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम्स। अच्छा, आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है ये कौन डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी। उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था।
डिस्कवर्ड इसको, गोल्गी बॉडी को, गोल्गी apparatus। ठीक, लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक ऑर्गेनल्स होता है जो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी बनाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेल में बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर बहुत हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं किनको? ऑर्गेनल्स को जो डेड और डीके हो उन ऑर्गेनल्स को क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं। और एट कंडीशन जहाँ पे आपके सेल क्या हो, काम ना कर रहा हो, मेलफंक्शन हो, उस टाइम पे ये कंप्लीट सेल को भी डाइजेस्ट करने की पावर रखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं हम? फाउंड इन ए लार्ज अमाउंट इन सेल के अंदर बहुत हैवी अमाउंट में ये पाए जाते हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं? पैकेट्स। ये क्या होता है? पैकेट्स विच कंटेन्स हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या कंटेन करता है? हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कंटेन करता है? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या डाइजेस्ट करते हैं? खाना पचाते हैं? नहीं। दे डाइजेस्ट क्या डाइजेस्ट करते हैं? ओल्ड ऑर्गेनल्स, या फिर क्या लिख सकते हैं? डेड ऑर्गेनल्स, या फिर क्या लिख सकते हैं? डेड ऑर्गेनल्स, या फिर हम लिख सकते हैं कि एट द एंड व्हेन सेल मैलफंक्शन, सेल क्या करे? मैलफंक्शन करे, देन they can digest the whole cell entirely। पूरे सेल को भी ये डाइजेस्ट करने की पावर रखते हैं एट द कंडीशन जहां पे आपका क्या हो, आपका जो सेल हो वो क्या हो? मैलफंक्शन हो। ठीक। इनको आप सुसाइड बैग्स बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलते हैं। आप लिख सकते हैं क्या? कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, या फिर स्कैवेंजर ऑफ सेल। ठीक, आप इतनी चीजें लिखो। उसके बाद में हम आगे वैक्यूल के बारे में बात करेंगे, और जो बाकी बचे हुए चीज़ें हैं उनको देखेंगे। चलिए अब हम अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं जिसका क्या नाम है? इसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है? वैक्यूल के बाद में क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेल वॉल, इसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ऐसे गोल गोल से डब्बे होते हैं, पैकेट्स होते हैं, जो कि 70 से 80 ना कहें 50 से 90%, यस 50 से 90%, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 50 से 90% ऑफ द स्पेस इन प्लांट सेल कवर्ड बाय, एनिमल सेल की भी बात करते हैं या फिर वैक्यूल की भी बात करते हैं कि 50 से 90% की जगह कौन लेता है? वैक्यूल लेता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट या फिर एनिमल्स के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में भी हेल्पफुल होते हैं।